तो देखिए पॉइंट 3 में क्या है आपका 16.3 आज कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 16.3। ठीक है, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि एक सैंपल स्पेस एस है जिसके अंदर सपोज दैट कि कोई एलिमेंट है ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7। तो एक सैंपल स्पेस है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर के हमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है। अच्छा, इन सभी एलिमेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई, मतलब आई स्टैंड्स फॉर एनी वन, लाइक 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। पहली बात तो ये होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई का जो समीशन होगा ना, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। तो देखो किस किस पार्ट में ये वैलिड है दोनों चीजें। जैसे कि आप देख रहे हो पहले वाले पार्ट में, तो सारी प्रोबेबिलिटी अगर आप देखते हो ए पार्ट पे, देखिए ओमेगा 1 से लेके 7 तक की प्रोबेबिलिटी को आप देखो, सारी प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा 1 या उससे कम है ना, ठीक है, ऑलराइट। हाँ जी, सही है। हेलो, यस सर। सारी प्रोबेबिलिटी 0 या उससे ज्यादा 1 या उससे कम है, और सबमिशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज क्या 1 आ रहा है? हाँ जी, सबको जोड़ के देखो कि आप सम 1 आ रहा है। बताइए। 1 तो नहीं आएगा सर। तो बिल्कुल 1 आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप लोग, 1 आ रहा है। बी पार्ट में देखिए सारी प्रोबेबिलिटी 0 या उससे ज्यादा 1 या उससे कम है, और सबको जोड़ करके 1 आ रहा है, तो ये भी वैलिड असाइनमेंट है। दोनों क्राइटेरिया अगर ट्रू हो रहा है तो असाइनमेंट कैसा है प्रोबेबिलिटी का, दीज आर द वैलिड असाइनमेंट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, ऑलराइट। वैसे ही थर्ड पार्ट में देखिए, तो सारी प्रोबेबिलिटी 0 या उससे ज्यादा 1 या उससे कम तो है, लेकिन सबको जोड़ करके 1 से ज्यादा आ रहा है, तो ये वैलिड असाइनमेंट नहीं है। प्रोबेबिलिटी का सम मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 1। वैसे ही आप डी को देख सकते हैं, डी में पहली प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ गई, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकता, तो ये भी वैलिड असाइनमेंट नहीं है। ई पार्ट को देखिए, तो लास्ट वाली जो प्रोबेबिलिटी है वही 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता कोई भी प्रोबेबिलिटी, तो अगेन आपका ये वैलिड असाइनमेंट नहीं है, ऑलराइट, ठीक है, समझे कि नहीं? Yes, sir. ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो क्वेश्चन 2 देखिए, अ कॉइन इज टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा 2 बार टॉस किया तो एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, यही होगा ना। हमसे कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक टेल हो, मतलब टेल एक या एक से ज्यादा हो। टेल क्या हो, एक या एक से ज्यादा। तो एक टेल वाले तो ये हो गए, और एक से ज्यादा टेल वाले ये हो गए, है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत है? Yes, sir. टोटल 4, ऑल राइट, 3/4 इज द आंसर। कोई दिक्कत किसी को? वैसे थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, अ डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, डाइस थ्रोन, तो सैंपल स्पेस पहले लिख लो, डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस तो हमारा ये होगा। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है प्राइम नंबर विल अपीयर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, 2 3 एंड 5, सो 3/6। कोई दिक्कत है? No. सेकंड में कहता है नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 या 3 से ज्यादा, मतलब ये चारों, 3 4 5 6, फेवर में 4 है, टोटल 6 है, सो द आंसर इज 2/3, ऑल राइट, डन है। पार्ट, Yes, sir. थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड में कहता है नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, नंबर लेस देन इक्वल टू 1, यानी 1 या 1 से कम, यानी सिर्फ 1 ही होगा, तो फेवर में एक है 1, टोटल 6, ठीक है,
ऑल राइट। वैसे अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, नंबर मोर देन 6, नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ज्यादा कोई है? कोई भी नहीं है, सो 0/6, सो प्रोबेबिलिटी इज 0। फिफ्थ इज अ नंबर लेस देन 6, नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 का मतलब 1 2 3 4 5, फेवर में 5 है, टोटल 6 है, सो प्रोबेबिलिटी इज 5/6। ऑल राइट, डन है। अ कार्ड इज सिलेक्टेड, कार्ड के बारे में पता है सबको या नहीं पता है? सर पता है। ऑल राइट, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब पहला पार्ट में कहता है 52 कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट किया, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 52। सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस? 52 पॉइंट्स का मतलब एलिमेंट्स हो गया। बी है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या हो जाएगा? हाउ मेनी एस आर देयर? टोटल 4 एस और टोटल इज 52, सो द आंसर इज 1/13। सी पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस, सॉरी बी पार्ट में बोल रहा है एस ऑफ स्पेड्स, थोड़ी गलती हो गई है। बी पार्ट में कह रहा है एस ऑफ स्पेड्स, एस ऑफ स्पेड, तो स्पेड का एस तो एक ही होता है ना, सो 1/52 होगा, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि सी का फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एक कार्ड निकाला उसके एस का चांस, तो ये इसका आंसर वो वाला होगा कि एस इज 4 एंड टोटल इज 52, सो द आंसर इज 1/13। और सी के सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि ब्लैक कार्ड, probability of black card, so total black card are 26 and the total are 52, so the answer is 1/2. All right, so the answer is 1/2. Okay, Yes, sir. see question number 5. A fair coin with 1 marked on one face and 6 on other face. एक कॉइन है जिसके एक फेस पे हेड और टेल नहीं लिखा हुआ है, कॉइन के एक फेस पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे फेस पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल राइट, इसको टॉस किया गया और साथ में एक फेयर डाई भी टॉस किया गया, ठीक है, साथ में एक फेयर डाई भी टॉस किया गया। तो पहले सैंपल स्पेस लिख लो, तो हो सकता है क्वाइन पे 1 आ जाए और डाई पे भी 1 आ जाए, या क्वाइन पे 1 डाई पे 2 एंड सो ऑन, क्वाइन पे 1 डाई पे 6। या तो ऐसा हो सकता है कि क्वाइन पे 6 आ जाए, डाई पे 1 आ जाए, या क्वाइन पे 6 डाई पे 2 एंड सो ऑन, क्वाइन पे 6 डाई पे 6। ऑलराइट, दिस इज अ सैंपल स्पेस, टोटल 12 एलिमेंट्स आर देयर। इसमें कह रहा है कि हमने इसको फेंका तो सम जो है 3 आए, सम 3 आने का चांस क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3, तो सम 3 कब आएगा? जब या तो 1 2 आ जाए और कोई फेवर में नहीं है, यानी फेवर में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, सो द आंसर इज 1/12। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि सम हमारा 12 आ जाए, सम क्या हो? 12 आ जाए, और सम 12 कब आएगा? जब पहले 6 वाला आ जाए आंसर, इसके ही फेवर में एक ही एलिमेंट है, सो द आंसर इज 1/12। ऑल राइट, कोई दिक्कत है किसी को? Yes, sir. फटाफट नोट कर लो इसको, मिटा रहे हैं फिर इसको। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 4 मेन एंड 6 वुमेन, 4 मेन है और 6 वुमेन है। हमने एक काउंसिल के लिए एक बंदे का सिलेक्शन करना है, उसके वुमेन होने का चांस क्या है? वेरी सिंपल, वुमेन होने का चांस, वुमेन है कितने? 6 वुमेन आर देयर, टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 10, सो द आंसर इज 3/5। ऑल राइट, तो ये सब तो ऐसे ही छोटे मोटे सवाल हैं। 7th क्वेश्चन आप खुद घर पे ट्राई करोगे, 8th क्वेश्चन भी आप खुद घर पे ट्राई करोगे, 9th क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। कभी भी आपसे अगर बोला जाएगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए क्या होता है, नोट ए का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नोट ए को हम ऐसे भी लिखते हैं ए डैश, नोट ए को हम ऐसे भी लिखते हैं ए डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऑल राइट, ठीक है, ए डैश की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है मुझे 2/11, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो 1 माइनस 2/11, सो दैट इज 9/11। ऑल राइट,
एनी प्रॉब्लम? ठीक है, Yes, sir. ऑल राइट। देन सी क्वेश्चन नंबर 10th। 10th क्वेश्चन में कहता है एक वर्ड मुझे दिया हुआ है एसेसिनेशन। एसेसिनेशन एक वर्ड है, कहा जा रहा है इसमें से, इसमें वॉवेल्स कितने हैं? इसमें अगर देखा जाए तो वी हैव कितने वॉवेल्स? ए आई ओ। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, वी हैव 6 वॉवेल्स ना। ठीक है, और कॉन्सोनेंट कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे पास? 3 3 6 3 9 3 12 1 13 में से 6 तो वॉवेल हो गए, तो 7 आपके कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है हमने एक लेटर का सिलेक्शन किया है तो उसके वॉवेल होने का चांस क्या होगा? तो एक लेटर को उठाया हमने तो उसके वॉवेल होने का चांस क्या होगा? वॉवेल्स आर 6, टोटल लेटर्स आर 13। सेकेंड पार्ट में कहता है एक लेटर को उठाया हमने, उसके कॉन्सोनेंट होने का चांस क्या है? सो कॉन्सोनेंट आर 7 एंड टोटल लेटर्स आर 13, सो दैट इज योर आंसर। ऑल राइट, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? No, sir. क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या है। 11th क्वेश्चन कहता है इन अ लॉटरी पर्सन चूजेज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। अच्छा ये बताओ कि 1 to 20 नंबर, 1 to 20 मेरे पास नंबर्स अवेलेबल है, 1 2 3 से लेकर के 20 तक। 1 to 20 हमारे पास नंबर्स अवेलेबल है, क्लियर है? ऑल राइट, ओके। अच्छा ये बताओ, एक सेकंड होल्ड करना यार। हेलो, हाँ विश्वजीत बताओ क्या हुआ? हाँ जी सर, नमस्कार। मैं विश्वजीत का फादर बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, बताइए। ये अभी शाम को कितने बजे से कितने? सर आज तो जो है ये 11 क्वेश्चन मुझे कहता है कि हमारे पास एक लॉटरी का टिकट है जिसपे 1 से लेकर के 20 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। हमने इसमें से 6 नंबर निकाले हैं, ठीक है, 6 नंबर। ऑल राइट, 6 लॉटरी हमने निकाली है और कहा जा रहा है वो 6 लॉटरी अगर लॉटरी टिकट के द्वारा डिसाइड किए गए 6 नंबर से मैच कर गया तो हम लॉटरी जीत जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि इन हाउ मेनी वेज, 20 में से 20 टिकट में से 6 टिकट आप कितने वेज में निकाल उठा सकते हो? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 6 टिकट्स आउट ऑफ 20 टिकट्स। 20 में से हमें 6 टिकट उठाने हैं तो आंसर हमारा 20C6 होगा। 26. क्लियर है? 20 में से 6 टिकट्स कैन बी सिलेक्टेड इन 20C6 वेज। कोई दिक्कत है? Yes, sir. इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं सिंप्लीफाई करके, 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 20 माइनस 6 यानी कि 14 फैक्टोरियल। आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 38760 आई गेस। ठीक है, तो ये मेरा हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। अच्छा लॉटरी जीतने के फेवर में तो एक ही होगा ना, जैसे लॉटरी वाले ने डिसाइड कर दिया कि भाई 1 2 3 4 5 6 ये आएगा तो जीतोगे, यानी ये तो टोटल सिलेक्शन हुआ कि 6 टिकट आप इतने तरीके से उठा सकते हैं, लेकिन जीतने के फेवर में तो एक ही टिकट होगा ना, एक सेट बना रखा होगा कि आपके आपके 6 इस वाले 6 से मैच कर गए तो आप लॉटरी जीत गए, है कि नहीं है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द लॉटरी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द लॉटरी, तो लॉटरी जीतने के फेवर में एक सेट है और टोटल नंबर ऑफ सेट्स हमारे कितने हो गए? 38760। ऑल राइट, 38760 दैट इज योर आंसर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द लॉटरी क्या हो जाएगा? 38760। ऑल राइट, डन है। फिर एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आपको अब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये सेट्स की तरह ही होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का जो होता था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो 12 के फर्स्ट पार्ट में देखना क्या हो रहा है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.5, ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.7, ठीक है,
और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.6। अब हम निकालते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से जो भी 3 पता है चौथा आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5, 0.7 minus 0.6, so the answer is 0.6. So the answer is 0.6. All right, done है? Any problem? Yes, sir. ठीक है, so this is 0.6। अच्छा ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन से कम हो या इंटरसेक्शन के बराबर हो जाए? इवन देखो, यूनियन की प्रोबेबिलिटी बी से कम आ रही है, ऐसा पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल कि No, sir. यूनियन की प्रोबेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होगी ना? तो सिंपली आप रीजन क्या दोगे, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मतलब दिस प्रोबेबिलिटी इज नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। दिस प्रोबेबिलिटी इज नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है। उसी तरह से जैसे इसका सेकंड पार्ट है, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूंगा तो सेकंड पार्ट में मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, ठीक है? सो बी आर गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 0.8। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 0.8 इक्वल टू 0.5 प्लस 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.1 आ जाती है। अब ध्यान से देखो, सबसे छोटा होना चाहिए इंटरसेक्शन, है ना, और सबसे बड़ा होना चाहिए यूनियन, है ना? क्लियर है? तो ऑब्वियस ही बात है, प्रोबेबिलिटीज आर डिफाइंड कंसिस्टेंटली है, सो दिस इज कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी को? जी No. क्या क्या बोल रहे हो? सो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग खुद करेंगे, घर पे होमवर्क है। वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला। 3 वैल्यू पता है, चौथी आप निकाल लेंगे, ठीक है? सो लेट्स गेट बैक टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे दिया हुआ है 1/5। हमसे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालिए इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपको साफ साफ दिया हुआ है कि सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑल राइट, ठीक है? मुझे बताना चाहेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? हाँ जी, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जीरो। जीरो। तो अब निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फॉर्मूले में का इस्तेमाल करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज सिंपली 3/5 प्लस 1/5 माइनस 0, so the answer is 4/5. All right, कुछ चीजें बता दूं आपको मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है? देन कभी भी आपसे अगर आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, तो इसका मतलब और का मतलब यूनियन होता है। ऑल राइट, कभी भी अगर आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ, ठीक है? नॉट ई एंड नॉट एफ, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब ई डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट एफ का मतलब एफ डैश, ठीक है? ऑल राइट, और सेम यही चीज को प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, नीदर ई नॉर एफ, इसका मतलब यही होता है, बिल्कुल सेम होता है। नीदर ई नॉर एफ का मतलब
देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ए और बी, ईदर ए और बी इसका मतलब होता है यूनियन, मतलब सॉरी ई और एफ बोलना था मुझे एक्चुअली। सो ईदर ई और एफ इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ, कभी आपसे बोलेगा एटलीस्ट वन ऑफ ई और एफ, इसका मतलब यही होता है कि ई यूनियन एफ। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं प्रोबेबिलिटी की जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन 15 अगर आप देखिएगा तो आपको मिल रहा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मुझे दिया हुआ है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मुझे दिया हुआ है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, एंड का मतलब इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 1/8। हमें निकालना है सबसे पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, और का मतलब यूनियन। इसका तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। सो दिस इज बेसिकली 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। सो द आंसर इज 8। 2 plus 4 minus 1, so the answer is 5/8. All right. सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई एंड नोट एफ निकालना है। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि नोट ई का मतलब ई डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नोट एफ का मतलब एफ डैश। कोई दिक्कत? ठीक है। और आपको पता है ना, एक मैंने आपको डी मॉर्गन रूल पढ़ाया था। डी मॉर्गन रूल क्या कहता है? ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश क्या होता है? ई यूनियन एफ होल का डैश होता है, ठीक है। यस और अभी सिखाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का डैश क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। तो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, तो हमने अभी निकाला 5/8। सो द आंसर इज 3/8। ऑल राइट। इसके बाद 16th क्वेश्चन को देखिए क्या है। क्वेश्चन 16 में कहा जा रहा है कि ई और एफ दो इवेंट्स हैं। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई के बाद मेरे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या लिखा हुआ बताना, और है या एंड है? सर और है। एग्जैक्टली, नोट ई और नोट एफ, ये मुझे दिया हुआ है 0.25। ऑल राइट। हमें बताना है ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है या नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं निकाल कर क्या आता है। जो नोट ई का मतलब ई डैश हो गया, और का मतलब यूनियन, नोट एफ का मतलब एफ डैश। दिस इज 0.25। दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होल का डैश बाय डी मॉर्गन रूल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के डैश को मैं कह सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। दिस इज 0.25। So it can be written as probability of E intersection F, यहां से आ जाता है 1 माइनस 0.25। सो ये 0.75 आ गया, जीरो के बराबर नहीं है ना, ठीक है। इसका मतलब E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। ओके। यस सर। क्वेश्चन 17 आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद घर पे ट्राई करेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है 40% स्टूडेंट्स स्टडी मैथ्स। मैथ्स पढ़ने वालों की संख्या क्या है? 40% है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स में क्या कह सकता हूं? 40%। सो दिस इज 40/100। उसके बाद कहा जा रहा है कि 30% स्टूडेंट्स स्टडी बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए मैं बी कह रहा हूं। सो बायोलॉजी पढ़ने वाले 30% है। सो द आंसर इज 30/100। उसके बाद 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी।
बोथ का मतलब मैथ्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी, क्लियर है? ऑल राइट, 10% स्टडी बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी, सो बोथ का मतलब 10% हो गया, दिस इज 10/100। ठीक है, हमें निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी मैथ्स और बायोलॉजी, और का मतलब यूनियन, हमें ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, सो दिस वुड बी इक्वल टू 40/100 प्लस 30/100 minus 10/100, so this is equal to 60/100. All right, so the answer is 0.6. So the answer is 0.6. All right, okay, Yes, sir. नोट कर लीजिए इसको। कर लिया सबने? So see question number 19. 19 में कहता है इन एन एंट्रेंस टेस्ट that is graded on the basis of 2 exams, the probability of randomly chosen student passing the first exam is 0.8. फर्स्ट एग्जाम को मैं ए कह देता हूं, तो पहले एग्जाम को पास करने का चांस दिया हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सेकेंड एग्जाम, सेकेंड को मैं बी कह देता हूं, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट का मतलब अभी लिखवाया था ना, यूनियन होता है, ये 0.95 दिया हुआ है, हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, बोथ का मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना है ए एंड बी, तो बाय फॉर्मूला निकल जाएगा। आई बिलीव दिस मस्ट बी होमवर्क फॉर यू गाइज। क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन होता है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को पास करने का चांस दिया हुआ है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर, नीदर का मतलब क्या होता है कि नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी, तो उसका मतलब क्या लिखवाया था, ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश, ये मुझे दिया हुआ है 0.1। ठीक है, और इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच होल का डैश कह सकता हूं, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच। ठीक है, सो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस 0.1, दैट इज 0.9, दैट इज 0.9। ऑल राइट, ठीक है। Yes, sir. इसके बाद मुझे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंग्लिश एग्जाम मुझे दिया हुआ है 0.75, मुझे हिंदी में निकालना है कि हिंदी में पास होने का चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन हिंदी मुझे निकालना है। तो ठीक है, यूज कर लो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश यूनियन हिंदी वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, सो दिस इज 0.9, इंग्लिश इज 0.75, हिंदी नहीं पता है मुझे, ई इंटरसेक्शन एच इज 0.5। ठीक है, so it becomes 0.9 equal to 0.25 plus probability of h, so यहाँ से probability of h की वैल्यू आ जाती है 0.65, probability of h की वैल्यू क्या आ जाती है 0.65। ऑल राइट, ठीक है, so simply question number 21 is also homework for you guys। ठीक है, इसके बाद मिसलानियस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, नोट कीजिए इसको फटाफट आप लोग।
नोट कर लिया सबने? यस सर। तो बेटा कल मैं कोशिश करता हूं, कल सीक्वेंस सीरीज आप लोग सभी लोग घर पे पढ़ लेना। कल रात को सीक्वेंस सीरीज की डाउट रखने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, ठीक है।